गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर में फंडामेंटल राइट है उसको आगे बढ़ाते हुए अध्ययन करेंगे। हमने विगत जो व्याख्यान है उसमें फंडामेंटल राइट में समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 में देखा था और मैं आपको बता रहा था कि किस किस प्रकार की समानता हमारे भारत के नागरिकों को प्राप्त है और कुछ ऐसी समानताएं हैं जो भारत के नागरिक और विदेशी लोग हैं उनको भी हमारे भारत में प्राप्त हैं। इसके साथ में हम आगे बढ़ते हुए आज हम अध्ययन करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार का, जो अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक आता है। 18 तक में समानता का अधिकार था और दूसरा जो अधिकार अपना आ जाता है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19-22। अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में हम भारतीय नागरिकों को 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी और उन स्वतंत्रताओं का उपभोग है वो संविधान ने हमको करने के लिए कहा है और इन अधिकारों का जो प्रयोग है वो इंडियन सिटीजन है समय समय पर करते भी आए हैं। अपन देखते हैं कि किस प्रकार के फंडामेंटल राइट हैं वो अनुच्छेद 19 में हमें प्रदान है। उन 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं को हम देखेंगे। सबसे पहले आती है अनुच्छेद 19(1) वाली जो स्वतंत्रता है उसमें है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अर्थात हम भारतीय नागरिक हैं वो अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं और अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं। हम मीडिया के माध्यम से, दूरसंचार के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं और हमारे जो विचार हैं हम उनको पूरी तरीके से रख सकते हैं। तो इस प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो हमें 19(1) में प्राप्त है। प्रेस की स्वतंत्रता है वो भी अनुच्छेद 19(1) में ही आती है। अर्थात हमारे विचारों की जो अभिव्यक्ति है वो हम प्रेस के माध्यम से भी बखूबी तरीके से कर सकते हैं। दूसरी वाली जो स्वतंत्रता आती है 19(2) में वो है शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। अर्थात हम भारतीय नागरिकों को ये अधिकार भी है कि हम समय समय पर हमारे हितों के लिए सम्मेलन कर सकते हैं। बतौर उसमें एक शर्त है कि वो सम्मेलन शस्त्र रहित होना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति उस सम्मेलन में उपस्थित हैं उनके हाथों में कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई शस्त्र नहीं होना चाहिए, वो निशस्त्र होने चाहिए। तो आराम से वो किसी भी प्रकार का सम्मेलन कर सकते हैं और समय समय पर हम सम्मेलन करते हैं। हमको इस प्रकार का जो फंडामेंटल राइट है वो भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है। तीसरी वाली जो स्वतंत्रता आती है वो है भारत राज्य में। अर्थात हमारा पूरा जो भारत राज्य है, जितना भी जो इसका क्षेत्र है उसमें हम संघ बना सकते हैं। और आपने देखा होगा कि जो धर्मों के आधार पर, जातियों के आधार पर, वर्णों के आधार पर काफी प्रकार से संघ बनाने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान ने हमको प्रदान किया। ये बनते भी हैं या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता ये भी हमें प्रदान है और विभिन्न प्रकार के संघ और जो संगठन हैं वो हमारे भारत में बनते भी रहे हैं। तो ये संविधान ने ही हमको संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की है। चौथी वाली बात है अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। हमारे भारतीय नागरिकों को भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता है। अर्थात वो कहीं पर भी आ जा सकता है, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में कि हम राजस्थान में रहते हैं और हम ये सोचें कि हम जम्मू कश्मीर घूमने जाना है या यूपी में घूमने जाना है या महाराष्ट्र में घूमने जाना है तो हमारी आवाजाही के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। हम भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं। पांचवी वाली जो स्वतंत्रता आती है वो है अबाध निवास की स्वतंत्रता। यहाँ भारतीय नागरिकों को अबाध निवास की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है। इसका तात्पर्य ये है कि हम भारतीय नागरिक हैं वो कहीं भी जाकर
भूमि खरीद सकते हैं, वहाँ पर अपना निवास बना सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं, तो किसी भी प्रकार का प्रतिबंध उसके संबंध में भी नहीं होगा। अर्थात इंडियन सिटीजन को फंडामेंटल राइट में निवास की स्वतंत्रता भी मिली हुई है। 1906 में जो हमें फंडामेंटल राइट मिला हुआ था वो है संपत्ति का अर्जन, धारण और व्यसन की स्वतंत्रता। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति है वो अपनी संपत्ति का किसी भी तरीके से अर्जन कर सकता है, यानी वो संपत्ति वैध होनी चाहिए और अपने पास में उसको रख सकता है और फिर उसको खर्च भी कर सकता है। इस प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो मूल संविधान में अनुच्छेद 19(6) के द्वारा हमको प्रदान की गई। अनुच्छेद 19(7) में जो स्वतंत्रता वो है वृद्धि, कारोबार या उपजीविका की स्वतंत्रता। इसका तात्पर्य है कि भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का धंधा कर सकता है अपना पेट पालन के लिए। अगर उसको ऐसा लगता है कि मेरा जीवन निर्वाह के लिए मुझे ये काम है वो सही रहेगा तो उस काम को कर सकता है। मैं आपको यहाँ अब थोड़ा सा क्लियर ये कर दूँ कि जो हमारी स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं ये स्वतंत्रताएं हमें युक्ति संगत मिली हुई हैं। अगर ये युक्ति संगत होंगी तो हम स्वतंत्रता का उपभोग कर पाएंगे और अगर ये युक्ति संगत नहीं होगी तो हमारी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी स्थापित किया जा सकता है। यहाँ शर्त ये है कि हमारे भारत में देश में शांति और सुरक्षा के संदर्भ में, एकता और अखंडता के संदर्भ में, न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में अगर इनको किसी भी प्रकार का आघात पहुंचता है तो फिर उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध भी स्थापित किया जा सकता है। यानी कि हमारी जो स्वतंत्रताएं हैं वो हमें वैध तरीके से जीने का अधिकार देती हैं या उपभोग करने का अधिकार देती हैं। हम अगर ये सोचें कि हम हमारी स्वतंत्रता के कारण शांति और सुरक्षा को कोई खतरा उत्पन्न हो सकता है, देश की एकता और अखंडता को कोई खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में हमारी स्वतंत्रता है उसका उपभोग हमको नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि वो सही मायने में स्वतंत्रता होगी नहीं। इसको अब मैंने आपको 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में देखा। अब मैं आपको इस रूप में इसको समझाना चाहूंगा कि मान लो हमको बोलने का अधिकार है तो हम शिष्ट बोले, और अगर मान लो हम किसी को गाली गलौज कर रहे हैं तो फिर हमारी जो स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध स्थापित हो जाएगा, क्योंकि हमको अशिष्ट बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि मान लो हम सम्मेलन कर रहे हैं लेकिन हमारे पास में किसी प्रकार का हथियार है तो फिर हमको सम्मेलन की स्वतंत्रता नहीं होगी। तीसरा यहाँ पर हम करते हैं कि हम संघ और समुदाय बना सकते हैं, लेकिन मान लो हम जैसे कोई धर्म के, जाति के, संप्रदाय के आधार पर संघ और समुदाय बनाते हैं और फिर जो दूसरे संघ और समुदाय बनाते हैं उन पर आघात करते हैं तो फिर वो भी गलत है। यहाँ भ्रमण की स्वतंत्रता है। मान लो एक तो घूमने जाने का जो पर्पज है वो ये होना चाहिए कि हम निस्वार्थ घूमने जा रहे हैं तो घूम घाम के हम आगे, और मान लो वहाँ जाकर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी एक्टिविटीज करता है, गतिविधि करता है जिससे शांति और सुरक्षा या देश की एकता अखंडता को खतरा उत्पन्न होता हो तो फिर उसके घूमने पर भी प्रतिबंध स्थापित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर कि निवास की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति कहीं पर जाकर रह सकता है, लेकिन मान लो निवास का उसका जो निवास करने का उसका उद्देश्य है वो लाभ प्राप्त करना हो तो ऐसी स्थिति में फिर उसको वो लाभ दे नहीं होगा। वो जो स्वतंत्रता है उस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध स्थापित कर दिया जाएगा। जैसे इसको आप यूँ समझिए कि मान लो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनमें शिक्षा का जो रेशो है वो बहुत कम है और वहाँ पर जो रिजर्वेशन की व्यवस्था भी दे रखी है, और कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं वहाँ उस जगह पे जाकर मकान बना लूँ, रह लूँ और फिर मैं वहाँ का जो जन्म प्रमाण वो निवास प्रमाण पत्र वो बनवा के और फिर मैं वहाँ आरक्षण का लाभ ले लूँ, तो इसका निवास करने के पीछे जो इसका उद्देश्य है वो लाभार्जन करना था। ऐसी स्थिति में वहाँ पर उसको लाभार्जन दे नहीं होगा। तो निवास करने के पीछे किसी भी प्रकार का ऐसा उद्देश्य नहीं होना चाहिए जो दूसरे की स्वतंत्रता को आघात पहुंचा देता हो। ऐसे यहाँ पर संपत्ति का अर्जन, धारण और व्यसन की स्वतंत्रता। कोई
कोई व्यक्ति कितनी संपत्ति रख सकता, कोई भी कितनी भी संपत्ति है उसका अर्जन कर सकता है, उसको अपने पास में रख सकता है, खर्च कर सकता है। ये जो स्वतंत्रता है इसको मोरारजी देसाई की जो सरकार आई थी, जनता पार्टी की सरकार आई थी, उन्होंने अनुचित माना और ये माना कि ये समानता का जो अधिकार है उसका हनन है। इस वजह से इस प्रकार की स्वतंत्रता को उन्होंने 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा निश्चित कर दिया गया था। और ये जो स्वतंत्रता है वो हम इंडियन सिटीजन को वर्तमान में प्राप्त नहीं है, अर्थात 1906 है उसको विलोपित कर दिया गया है। उसी प्रकार से जो 7वीं स्वतंत्रता है, वृत्ति, कारोबार और उपजीविका की स्वतंत्रता, ये हमें मिली हुई है। हम किसी भी प्रकार के जो काम धंधा है उसको कर सकते हैं और अपना आय अर्जन कर सकते हैं और अपना पेट पालन कर सकते हैं, कोई इसमें अवरोध नहीं करेगा। और अगर मान लो कोई ये कहे कि ये जातिगत काम है, ये धर्मगत काम है और कोई इसको अन्य नहीं कर सकता, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इस वजह से सभी भारतीयों को किसी भी प्रकार का कारोबार और उपजीविका की स्वतंत्रता मिली हुई है। लेकिन इसमें भी बात यह है कि मान लो अगर देश की एकता, अखंडता, शांति व्यवस्था को किसी या सुरक्षा को कोई खतरा उत्पन्न होता हो, तो फिर उपरोक्त प्रकार की सभी जो स्वतंत्रताएं हैं उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध स्थापित किया जा सकता है। तो हमें जो स्वतंत्रताएं हैं वो इस मायने में मिली हुई है कि हम अपनी स्वतंत्रता का उपभोग वहीं तक कर सकते हैं जब तक अन्यों की स्वतंत्रताओं का हनन नहीं होता हो। और अगर मान लो हमारी स्वतंत्रता से दूसरे की स्वतंत्रता का हनन होता है तो फिर हमारी जो स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध स्थापित कर दिए जाएंगे। तो एक निश्चित दायरे के अंतर्गत रहकर ही हम भारत में हमारी स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें आर्टिकल आता है 19 के बाद में वो आता है अनुच्छेद 30 का। इसमें लिख रखा है अपराध से दोष सिद्धि का संरक्षण। अपराध से दोष सिद्धि का जो संरक्षण है वो भी हम इंडियन सिटीजन को प्राप्त है। इसका तात्पर्य ये है कि मान लो हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मुकदमा दायर हो जाता है या पुलिस हमें किसी भी प्रकार से गिरफ्तार कर लेती है, तो हमें पूरी तरीके से मुक्त होने का जो अधिकार है वो फंडामेंटल राइट में दिया गया है। अर्थात यहाँ पर स्पष्टतः लिखा गया है, पहली बात ये कि किसी भी व्यक्ति को अपने रुचि के वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। इसमें ना तो पुलिस उसको रोक सकती है या अन्य प्रकार की कोई संस्था उसको रोक सकती है, क्योंकि उसको अरेस्ट किया है। तो ऐसी स्थिति में फिर ये बात आएगी कि वो अपराध से मुक्त भी तो हो सकता है, तो रुचि के वकील से उसको परामर्श करने का अधिकार होगा। दूसरी बात इसमें यह आती है कि अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि कोई किसी भी व्यक्ति है, इसको यूँ समझिए आप कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और थाने में ले आई और पुलिस ने उसको मार पीट कर जबरदस्ती कुछ लिखवा लिया है या कहलवा लिया है, लेकिन न्यायालय में जब वो व्यक्ति जाता है और न्यायालय में वो ये कह देता है कि मुझसे तो जबरदस्ती मारपीट करके और ये कहलवाया गया है, लिखवाया गया है, तो ऐसी स्थिति में उसको एविडेंस नहीं माना जाएगा। यानी कि स्पष्टता ये है कि वहाँ जो व्यक्ति कहेगा उसी को सत्य माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे अपराध से दोष सिद्ध होने का उसको पूरी तरीके से संरक्षण प्रदान किया गया है। अरेस्ट हो सकता है, पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन वो अपने बचाव के लिए भी निश्चित रूप से अपना जो स्वतंत्रता का प्रयोग है वो कर सकता है। यानी कि जिसको परतंत्र बनाया गया है वो वापिस स्वतंत्र बनने के लिए प्रयास कर सकता है। नेक्स्ट बात जो आती है किसमें आती है, प्राण में रहित स्वतंत्रता। हमारे भारत में प्रत्येक जो नागरिक है उसको जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 में स्पष्ट रूप से इस बात को लिखा गया है
कि किसी भी व्यक्ति को ससम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। अर्थात राज्य इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करेगा कि सभी व्यक्ति ससम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। अब ये जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, इस प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में कई प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं उनको इसके साथ में जोड़ा गया है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जैसे इसमें विदेश भ्रमण की स्वतंत्रता भी है, इलाज करवाने की भी स्वतंत्रता है, ससम्मान पूर्वक तरीके से जीवन जीने की स्वतंत्रता है। देखो, एक तो जो व्यक्ति होता है वो केवल और केवल अपना पेट भर के कैसे तैसे जीवन व्यतीत करे, तो ये बात होती है, और एक सम्मान पूर्वक अपने जीवन को जिए, ये दूसरी बात होती है। तो राज्य है वो प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानजनक तरीके से जीवन जीने का अधिकार प्रदान करेगा। ये हमारा अधिकार है। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होती है तो हम कोर्ट में जाकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा होगा कि जैसे कई बार व्यक्ति कहीं पे रहता है लेकिन वहाँ इस प्रकार की कोई गंदगी है या आसपास इस प्रकार का वातावरण है, शोर उत्पन्न होता हो, तो वह व्यक्ति जीवन तो जी रहा है लेकिन वो सम्मान पूर्वक तरीके से जीवन नहीं जी रहा है, स्वच्छ जीवन नहीं जी रहा है, तो वो आपत्ति भी दर्ज करवा सकता है कि मैं सम्मान पूर्वक तरीके से अपने जीवन को नहीं जी रहा, तो इस प्रकार की व्यवस्था करवाई जाए। न्यायालय राज्य को आदेश देगा, सरकार को आदेश देगा, और फिर वो उस प्रकार का एनवायरनमेंट वहाँ क्रिएट करेगा कि व्यक्ति से सम्मान पूर्वक अपने जीवन को जी सके। दूसरा उदाहरण हम यूँ समझें इसको कि मान लो कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, अब वो प्राण है उसके, जब तक वो प्राण चलेंगे तब तक ही तो वो व्यक्ति जीवित रह सकता है। अब मान लो जैसे भारत में उसका इलाज संभव नहीं है और अगर वो ये सोचे कि मुझे अमेरिका में जाके इलाज करवाना है या ब्रिटेन में जाके मुझे इलाज करवाना है, तो वो व्यक्ति जा सकता है, वो इलाज करवा सकता है, या वो व्यक्ति वहाँ जाकर किसी भी प्रकार का अपना उपचार ले सकता है और फिर सही तरीके से अपने वो जीवन को जी सकता है। तो इस रूप में हमें यहाँ पर भारत में जीवन जीने की स्वतंत्रता है वो प्रदान की गई है। फिर राज्य रोकेगा नहीं, उसमें अगर रोकेगा तो फिर वो न्यायालय है उसमें व्यक्ति चला जाएगा और ये कहेगा कि मेरा जीवन है उसको बचाए रखने के लिए भारतीय संविधान में उसको इस प्रकार का अधिकार दिया गया है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित की जाएं और फिर न्यायालय उसको आदेश देकर और बाहर जाने की वो व्यवस्था उसमें कर सकता है। नेक्स्ट बात आती है इसमें अवैध गिरफ्तारी से निरोध की स्वतंत्रता। हमारे भारत में अगर किसी भी व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसमें रोक लगाने का अधिकार है और वो व्यक्ति ये मांग कर सकता है कि मुझको स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए। इसी वजह से स्पष्टतः अनुच्छेद 22(1) में लिख रखा है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से 24 घंटे के अंदर आवागमन के समय को छोड़कर न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। यानी कि वो ये देखेगा कि जो इसको गिरफ्तार किया गया है उसका कोई उचित कारण है या नहीं है। अगर मान लो उचित कारण होगा तो वो गिरफ्तारी वैध होगी और अगर मान लो उसका उचित कारण नहीं बताया जाएगा तो उस गिरफ्तारी को अवैध घोषित करते हुए उस व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति को हमारे भारत में 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता। सशरीर उसको उपस्थित करना अत्यंत ही आवश्यक है। दूसरी बात यहाँ पर कि अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत करवाया जाएगा कि आपको इस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है। बगैर कारण के उसे किसी भी स्थिति में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये हमारे भारत में प्रत्येक व्यक्ति के पास में अधिकार है कि वो पूछ सकता है कि आप मुझे किस कारण से गिरफ्तार कर रहे हो। तीसरा कि अगर न्यायालय ने उचित कारणों को जानते हुए उसको मुक्त करने का आदेश दे दिया है तो फिर संबंधित अधिकारी को उसे मुक्त करना ही पड़ेगा। ये जो अधिकार है फंडामेंटल राइट में, ये अनुच्छेद 22 में है कि हमें भारत में कोई भी
जो प्राधिकारी है या पुलिस है या कोई एजेंसी है वो अवैध तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करती है तो उसको कारण बताना पड़ेगा और कारण बताने के साथ साथ में उसे 24 घंटे के अंदर अंदर संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत भी करना पड़ेगा। ये प्रत्येक व्यक्ति के पास में अधिकार है। लेकिन अब यहाँ अनुच्छेद 22 में एक चीज और है कि निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसको अनुच्छेद 22 में अभी जो मैंने आपको छूट बताई थी वो छूट प्राप्त नहीं होगी। अब ये निवारक नजरबंदी क्या है? निवारक नजरबंदी से तात्पर्य ये होता है कि किसी भी व्यक्ति ने अपराध घटित नहीं किया है लेकिन उसके अपराध की मंशा हो। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम इसको यूँ समझें कि मान लो उस व्यक्ति ने अपराध तो नहीं किया है लेकिन वो ये सोच रहा हो कि मुझे इस प्रकार का अपराध करना है, जैसे मुझे वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करना है, मुझे वहाँ पर जाकर इतने व्यक्ति हैं उनकी हत्या करनी है, यहाँ पर इस प्रकार का कोई षड्यंत्र करना है। जैसे दूसरे देशों के जो लोग होते हैं जिनको हम एक सामान्य से शब्द में कह देते हैं कि आतंकवादी है, ये किसी देश में आते हैं और जो उसकी सुरक्षा होती है उस पर वो चोट करते हैं, उसकी शांति पर चोट करते हैं, उसकी एकता अखंडता पर चोट कर देते हैं। तो मान लो ऐसा व्यक्ति अगर ऐसे व्यक्ति को पुलिस या मिलिट्री गिरफ्तार कर लेती है तो उसे ये नहीं बताया जाएगा कि हम आपको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। उस व्यक्ति को अनुच्छेद 22 का मिला जो अधिकार है वो नहीं मिलेगा। दूसरी बात है कि पुलिस है वो पहले तो हमारे भारतीय संविधान में ये था कि उसको 2 वर्ष तक नज़रबंदी में रख सकती थी, फिर बाद में संसद ने इसमें संशोधन किया, फिर इसका समय 1 वर्ष का कर दिया और अब ये कर दिया कि 90 दिन तक उसको वो हिरासत में रख सकती है। यानी कि तब तक पुलिस उसको अगर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करती है तो कोई भी ये पूछने वाला नहीं है क्योंकि उसको निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार कर लिया है। तो 2 बात आ गई यहाँ पर कि हम इंडियन सिटीजन हैं, अगर उसे किसी भी प्रकार से अवैध गिरफ्तारी की जाती है तो यहाँ उसको 2 प्रकार के अधिकार हैं कि उसको पहले तो बताना पड़ेगा कि क्यों गिरफ्तार किया गया है, दूसरा कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा, और दूसरी चीज यहाँ पर यह आ गई कि अगर निवारक नजरबंदी से किसी को गिरफ्तार किया है तो उसको ये बताने की भी आवश्यकता नहीं है कि हमको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी चीज कि उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में भी उपस्थित करना आवश्यक नहीं है। यानी कि पुलिस उसको 90 दिन तक अपने पास में रख सकती है और उस हिरासत की अवधि को वो और भी बढ़वा सकती है और फिर वो उसके बाद में उसको न्यायालय में प्रस्तुत कर सकती है। इस प्रकार का जो अधिकार है वो हम इंडियन सिटीजन को तो मिला हुआ है लेकिन विदेशी नागरिकों को षड्यंत्र करने पर यह अधिकार नहीं मिला हुआ है। इस वजह से जो अनुच्छेद 19 है ये हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। ये बात भी आती है कि जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो ये बात आती है कि सबसे बड़ा जो मूल अधिकार है वो हमारे भारतीय संविधान में कौन सा है, तो हम ये कहेंगे कि वो कौन सा अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। ये स्वतंत्रता का अधिकार है, ये व्यापक है और इसमें 450 इसमें जो 450 लाइन है उसमें इसको लिखा गया है। इतना बड़ा जो अधिकार है वो और किसी भी प्रकार का अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट में नहीं है। तो खोलकर इसको अच्छी तरीके से हमारे संविधान में लिखा है कि किस सीमा तक आपको स्वतंत्रता का या स्वतंत्रताएं प्राप्त होंगी और अगर उस सीमा से आप बाहर निकलते हो तो आपकी स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध भी स्थापित किया जा सकता है। आप निरंतर आगे अध्ययन करते रहिएगा। आगे अपन शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके बारे में आपको अध्ययन करवाएंगे। धन्यवाद।